Hi guys, welcome. This is Imran Hussain, Faculty of Physics. In previous lecture, we had discussed parallelogram law of vector addition, which was only for the addition of two vectors at an angle theta. Previous lecture में हमने parallelogram law of vector addition को देखा था, बहुत ही briefly हमने explain किया था. And further we have discussed so many cases. उसके बाद हमने बहुत सारे cases को देखे थे. पहला concept था उसमें कि अगर दो vectors, vector A और B कुछ angle theta पे हो, अगर if magnitude of vector A is equal to magnitude of vector V, then what will be the resultant vector and what will be the direction of resultant. अगर दो vectors vector A और B किसी एंगल थीटा पे और A और B की क्या हो मैग्नीट्यूड इक्वल हो एक दूसरे से, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी. दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि अगर कोई दो वेक्टर्स वेक्टर A और B कुछ एंगल थीटा पे हो और मैग्नीट्यूड जो हो वेक्टर A की वो A हो और वेक्टर V की B हो, और एक केस में वेक्टर A की मैग्नीट्यूड जो A जो है वो ग्रेटर देन B हो और दूसरे केस में B लेस देन A हो, तो उस केस में दोनों केसेस में डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी. वो क्या होता था थर्ड केस में हमने ये देखा था दो वेक्टर्स वेक्टर A और B जिनकी मैग्नीट्यूड A और B हो और 60 डिग्री एंगल पे हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा और फिर उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी. और फाइनल एंड फोर्थ केस जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर एक्ट कर रहे हो और सारे वेक्टर्स की क्या हो लेंथ इक्वल हो यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो सब एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा जीरो. राइट, इस तरह से. तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे वेक्टर की एडिशन पढ़ रहे थे, यानी एरो को हम ऐड करना सीख रहे थे. बट आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेक्टर क्वांटिटी. तो बिफोर वी विल बी डिस्कसिंग दिस वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. राइट, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वेक्टर के अंदर, उसमें हमने देखा था कि वेक्टर किसे कहते हैं. वेक्टर क्या होता है, एक एरो होता है कुछ इस तरह से, दिस इज द एरो, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट पे इस तरह से कोई लाइन सेगमेंट हो और उस पे अगर हम एक एरो लगाते हैं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट पे एरो शो कर दिया जाए, एरो शो करने का मतलब उस पर डायरेक्शन दिखा दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है वेक्टर कहलाता है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाता है. और वेक्टर के साथ हमेशा दो इंफॉर्मेशन एडेड होती है. पहली इंफॉर्मेशन ये होती है कि वेक्टर का कुछ ना कुछ लेंथ होता है और वो वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है उसको हम देखते हैं. देखो, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके या कैलकुलेट कर सके, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी की. क्या होती है डेफिनेशन वो देखते हैं. राइट, फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन होती है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. वह क्वांटिटी जिसे हम माप सके या जिसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं दो तरह के एग्जांपल दूंगा. पहली एग्जांपल ये होगी कि कौन कौन से क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे, फिर कौन से क्वांटिटी जो होंगे वो फिजिकल क्वांटिटी होंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं लेता हूँ वो एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारा, वो ये है कि मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट, MERIT, मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस वर्ड मेरिट को टिक करता हूँ. ठीक है, यानी किसी भी स्टूडेंट की मेरिट. दूसरा एग्जांपल मैं इसी में लेता हूँ, वो क्या लेता हूँ दैट इज डीमेरिट ऑफ ए स्टूडेंट, डीमेरिट ऑफ ए स्टूडेंट. एंड थर्ड एग्जांपल दैट इज टैलेंट, टैलेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ऑफ ए स्टूडेंट. इन तीन एग्जांपल्स को लेते हैं. देखो, ये जो मेरिट है किसी भी स्टूडेंट की, मेरिट का मतलब क्या होता है उसकी अच्छाई और गुण. तो हम मेरिट को
मेजर कर सकते हैं क्या, माप सकते हैं क्या, कैलकुलेट कर सकते हैं? आपने कभी ऐसा सुना है? हैव यू हर्ड एवर दैट द मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट इज 5 ग्राम? क्या कभी किसी स्टूडेंट की मेरिट 5 ग्राम होती है? या हम ये कह सकते हैं कि 4 मीटर 4 मीटर उसकी मेरिट है? इस तरह से हमने नहीं सुना है, वी हैव नेवर सीन दिस। तो मेरिट जो होगा, मेरिट वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। उसी तरह से डिमेरिट की अगर हम बात करते हैं तो डिमेरिट भी हम ग्राम में और मीटर में, यानी ग्राम में और लेंथ में हम रिप्रेजेंट नहीं करते। किसी की डिमेरिट 5 ग्राम नहीं हो सकती, 10 ग्राम नहीं हो सकती, किसी की डिमेरिट 5 मीटर लॉन्ग नहीं हो सकता, 10 मीटर नहीं हो सकता लेंथ, डिमेरिट की लेंथ। तो दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं टैलेंट, राइट? टैलेंट क्या होता है? किसी भी इंसान के टैलेंट को ना ही हम मेजर कर सकते हैं, ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? किसी भी इंसान की टैलेंट को हम ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और लेंथ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, द टैलेंट ऑफ ए मैन इज 4 मीटर, वी विल नॉट से दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, दिस इज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कंप्लीटली क्या है? इनकरेक्ट है। तो ये जो होगा टैलेंट, ये जो तीनों चीजें होंगी ये क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। दीज आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। हम लिख सकते हैं दीज आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, ये जो होंगी वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। अब फिजिकल क्वांटिटी होते कौन क्या क्या है, इनको हम जरा देखते हैं, ठीक है? ये तो वो चीजें थी जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो रही थी। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी चीजें होंगी? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो वो वे क्वांटिटी जिनको हम माप सके या जिसे कैलकुलेट कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और वे क्वांटिटी जिसे हम ना ही माप सकते हो ना ही कैलकुलेट कर सकते हो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 एग्जांपल लिया, मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट, डिमेरिट ऑफ ए स्टूडेंट, टैलेंट ऑफ ए स्टूडेंट। इसी तरह से अब हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो क्या है? मास, मास ऑफ ए मैन, किसी भी इंसान का मास। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा यहाँ पे, वो ये होगा, दैट इज लेंथ ऑफ ए मैन, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, देखो मास, मास फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? मास को हम मेजर कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? किसी इंसान की, किसी मैन की मास जो है वो 50 केजी हो सकती है, 70 केजी होती है, 70 केजी एंड 5 ग्राम्स, 70 केजी एंड 200 ग्राम्स, ऐसा हो सकता है किसी भी इंसान की मास। तो मास को हम क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसीलिए जो मास होगा वो क्या होगा? मास इज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? इसी तरह से लेंथ, कोई भी इंसान है, सपोज करो मैं यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो मेरी भी कुछ हाइट होगी जिसको हम लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेंथ जो होगा किसी भी इंसान की लेंथ, वो क्या हो जाएगा? दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से सपोज करो कोई आदमी, कोई इंसान, कोई लेबर है, वो वर्क करता है 4 आवर्स, यानी सुबह से 10 AM से वर्क करना स्टार्ट करता है 4 AM तक। तो उसकी जो वर्किंग आवर होगी वो क्या, वो टाइम कहलाएगी, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना घंटा, 8 घंटा किया, 10 घंटा किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम जो होगा वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितना घंटा टाइम, कितना घंटा वर्क किया उसको हम टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए टाइम क्या होगा? वो भी फिजिकल क्वांटिटी। टाइम हम क्या लिख सकते हैं? these are the example of physical quantity. I hope you have got my point about the physical quantity. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिजिकल क्वांटिटी की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। किस ऑब्जेक्ट को हम, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे और किसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, राइट? अब हम आगे चलते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ ऐसे, राइट? एक होता है स्केलर, और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। Now the
क्वेश्चन अराइजेस, अब सवाल ये उठता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोलेंगे और किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर डिसाइड करने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्या होता है कि कोई भी हम क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और हमको ये जानना है, उसको टेस्ट करना है कि वो वेक्टर या स्केलर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यूज को लेते हैं और एक सिचुएशन में लेंगे, दो वैल्यू को हम दूसरे सिचुएशन में भी ले सकते हैं। यानी उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसे वेक्टर टेस्ट करनी, उसकी दो वैल्यू लेंगे, दो डिफरेंट वैल्यू लेंगे और अलग अलग सिचुएशन में हम उसको टेस्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे क्या ऐड करने के बाद दोनों वैल्यू ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट दे रहा है या नहीं। अगर ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को अगर हम ऐड करें और ऐड करके ये देखें कि यह ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है या नहीं, अगर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का क्या मतलब होता है, इसको अब हम देखते हैं, राइट। तो देखो ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का क्या मतलब होता है, इसको हम देखते हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ये कोई हमारे पास वेक्टर ए है और ये कोई एक वेक्टर हमारे पास बी है। दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे से क्या है, थीटा एंगल पे है। अगर हमसे कहे कोई कि इन दोनों वेक्टर्स की रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, आर मिनिमम। आर मिनिमम वो किसके बराबर होगा, आर मिनिमम जो होगा वो ए माइनस बी का मॉड्यूलस और बी माइनस ए का मॉड्यूलस। यानी जो रिजल्टेंट होगा उसकी मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, दो वेक्टर्स की ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों में से कोई भी वैल्यू होगा। और ये कब मिलेगा, जब हम इस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी को एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करें इस तरह से 180 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से तो वहां पे आर जो रिजल्टेंट होती है वो मिनिमम मिलती है ऐसे। अब इसी केस में हमसे बोला जाता है, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस तरह से हैं, किसी एंगल थीटा पे हैं, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आर मैक्स केस 2 में हम क्या देखेंगे, आर मैक्स कितना के बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है। कैसे, सपोज करो कि हमारे पास ये कोई एक वेक्टर ए है, राइट, और ये कोई एक वेक्टर बी है, ऐसे ये एंगल थीटा पे। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, यहाँ पे ये बी वेक्टर जो है यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, यानी यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो वहां पे जो उनकी रिजल्टेंट होती है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों पैरेलल वेक्टर के अलोंग होता है, राइट। तो आर मैक्सिमम इतना होगा, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ये दो वेक्टर्स एक बार एंटी पैरेलल हुए तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू मिली, एक बार पैरेलल हुए तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर के बीच कोई एंगल 60 डिग्री हो, कोई 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए जो रिजल्टेंट की रेंज होती है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट होता है कम से कम क्या होगा, ए माइनस बी या इससे ज्यादा, और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, ए प्लस बी तक या फिर उससे कम। तो आर की वैल्यू जो होगी ए माइनस बी से अप टू ए प्लस बी तक कहीं भी लाई करती है। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देना। यानी कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, ए माइनस बी का मॉड्यूलस टू ए प्लस बी, यानी कोई भी वेक्टर अगर ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक कोई भी रिजल्ट दे या इनके बीच लाई करे उनका रिजल्टेंट, उनकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, तो वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देता है, राइट। तो ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का मतलब क्या हुआ, जो दो वेक्टर्स होंगे यानी जिनको हम
फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमें टेस्ट करना है वेक्टर क्वांटिटी, तो जो दो वेक्टर्स होंगे, सॉरी जो दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू होंगी उनको लाई करना पड़ेगा a माइनस बी के मॉडुलस से अप टू a प्लस बी के बीच। अगर इनके बीच लाई करता है, ठीक है, a माइनस बी से अप टू a प्लस बी तक, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इनके बीच नहीं लाई करता है डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है, इनके बीच अगर नहीं लाई करता है और एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब हम एग्जांपल से वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले मास लेंगे, ठीक है, दो डिफरेंट मास लेंगे, फिर हम दो डिफरेंट मास लेंगे और दो सिचुएशन लेंगे, फिर हम डील करेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी मास क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि हम मास को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगा और उसको हमें चेक करना है कि वो स्केलर है या वेक्टर। तो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की और चेक करते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर। तो देखो मास को हमें चेक करना है, मास क्या है, स्केलर या वेक्टर। तो सबसे पहले मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि मास को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं अब चेक करता हूँ मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। तो मास वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। तो मास को वेक्टर क्वांटिटी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी दो वैल्यू को लेंगे। हमने क्या किया है, लेट देयर आर टू मासेस 8 kg एंड 4 kg। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो मासेस की हमने डिफरेंट वैल्यू ली। ये क्या है, दिस इज राइस और ये भी क्या है, राइस, राइट। ये दोनों क्या है, राइस है। दो फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यू हमने लिया, क्या है, राइस है, ऐसे। और दोनों को हम क्या करते हैं, एक थैले में रखते हैं। दिस इज ए बैग, दिस इज 8 kg एंड अनदर वन इज दैट इज 4 kg, ये 4 kg। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और कंबाइन करके वेट करें, वेट मशीन पे ले जाए और इनकी वेट निकालें, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 kg। एग्जैक्टली क्या होगा, 12 kg। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को हमने लिया, ऐड किया और ऐड करके देखा तो कितना दे रहा है, 12 kg। क्या ये ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट दे रहा है? अगर ट्रायंगल नहीं, इसका आंसर है नो। अगर ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है? अगर ट्रायंगल लॉ की तरह वैल्यू देता तो इसकी मास कहां से कहां तक लाई करती, वो यहां से a माइनस बी टू a प्लस बी, यानी ये कहां से कहां तक लाई करता, 4 kg से इसके रिजल्टेंट 12 kg तक कहीं भी लाई करता। तो यहाँ तो सिर्फ a प्लस बी ही मिल रहा है, यानी यहाँ तक मिल रहा है हमको, सिर्फ 12 kg तक मिल रहा है। फर्स्ट सिनेरियो, ये रिजल्ट जो है ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगेन दो मासेस को लेते हैं और एक अलग सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ये प्रूव करना है कि वो वेक्टर है या स्केलर। तो हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं एक बार, एक सिचुएशन, फिर हम एक दूसरी वैल्यू भी, दो डिफरेंट वैल्यू को एक और सिचुएशन में हम लेके कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मास को हम क्या करते हैं, 6 kg ले लेते हैं, ठीक। एक मास हमने 6 kg ले लिया। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, सिचुएशन 2 क्या है, एक मास हमने लिया 6 kg कुछ ऐसे, और दूसरा मास हमने लिया 2 kg, और इन दोनों को क्या किया, हमने कंबाइंड किया, और कंबाइंड करके जब वेट किया तो हमें कितना मिला, दोनों को जोड़ा और वेट किया तो हमें कितना मिला, 8 kg मिला, राइट। तो क्या ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है तो ये ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देता, और ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है, इस दोनों मास की जो रिजल्टेंट होगी वो a माइनस बी टू a प्लस बी। a बराबर क्या मान लो 6 kg मैग्नीट्यूड और b बराबर क्या है, b। तो यहाँ पे कितना हो जाता, 6 माइनस मोड ले लो, यहाँ पे कितना हो जाता, 4 to 8, राइट। तो हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है वो 4 to 8 के बीच में आना चाहिए, 4 to 8, यानी 4 भी हो या 8 हो या फिर तीनों केस में, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी वैल्यू आ सकती है। एक केस हमने लिया तो हमको क्या मिला, सिर्फ a प्लस बी मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ ये वाला मिल रहा है। यहाँ भी हमने देखा तो a प्लस बी मिल रहा है। तो दो सिचुएशन हमने लिए और दोनों सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक ही तरह की वैल्यू मिल रही है, सिर्फ a प्लस बी मिल रहा है, ना ही कहीं हमको a माइनस बी मिल रहा है, ना ही इन दोनों के बीच की वैल्यू मिल रही है। अगर तीसरा वैल्यू भी आप लोगे, कोई मास ले लो 5 kg और एक मास ले लो 3 kg, और उन
उनको भी देखो तो वहां भी आपको जो वैल्यू मिलेगा वो a प्लस बी ही मिलेगा, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये जो मास होता है ना, मास, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मास, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जांपल, टाइम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस टाइम की दो वैल्यू करेंगे और चेक करेंगे कि वो स्केलर है कि नहीं, सॉरी वेक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, उनकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें ये चेक टेस्ट करना होता है वो वेक्टर है या नहीं, तो उसकी दो डिफरेंट वैल्यू को लेते हैं और उनको हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद ये देखते हैं कि वो ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का मतलब a माइनस बी टू a प्लस बी, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कोई एक स्टूडेंट है, राइट, वो आज 20 ईयर्स का है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, वो क्या है, 20 ईयर्स का है, वो 20 ईयर्स का है, ठीक। आज ही के दिन, आज से 5 साल बाद, राइट, 5 ईयर्स लेटर, आज ही के दिन, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी। देखो ये जो 20 ईयर जो एज है, 20 ईयर्स, ये क्या है, एक टाइम है, ठीक। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ईयर को मंथ में, मंथ को क्या करना पड़ेगा, डेज को, डेज में, डेज को, एक डे को 24 आवर्स, 24 आवर्स को क्या करेंगे हम मिनट में, मिनट से सेकंड में, ऐसे बहुत लंबा होगा। तो कोई स्टूडेंट है, उसकी एज आज कितना है, 20 ईयर्स, और ठीक आज ही के दिन और 5 साल बाद उसकी एज कितना होगी, ये हमको देखना है। तो अगर उसकी एज देखें आज ही के दिन 5 साल बाद, तो वो होगा 25 ईयर्स। तो अब हमें ये देखना है, क्या ये जो मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट वैल्यू ली एक केस में, दिस इज केस 1, सिचुएशन 1, ठीक, तो क्या ये वेक्टर है या नहीं। तो वेक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज की दोनों वैल्यू को लेते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करके हम देखते हैं, ऐड करने के बाद ये देखते हैं क्या ये रिजल्ट एडिशन करने के बाद जो वैल्यू है वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, a माइनस बी का मॉडुलस टू a प्लस बी। अगर मैं इस 20 ईयर्स को a मान लूं और 5 ईयर्स को मैं b मान लूं, तो इसका जो एज होगा वो a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक कुछ भी हो सकता है, यानी इनके बीच लाई करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा, इसकी एज यहाँ पे होना चाहिए 15 साल, ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 ईयर्स। तो क्या इसका एज कभी किसी भी केस में 15 साल 15 ईयर्स हो सकता है क्या, नो। एग्जैक्टली कितना होगा, एग्जैक्टली जो होगा वो कितना होगा 25 ईयर्स, कभी भी ये 15 ईयर्स नहीं हो सकता है। सिर्फ हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, केस 1। अब हम एक केस और लेते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू और दूसरा सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सपोज करो कोई एक इंसान है, उसकी एज है 18 ईयर्स, राइट, 18 ईयर्स, और आज ही के दिन 5 साल बाद फिर इसका एज कितना होगा, ठीक है, 5 ईयर्स लेटर, आज ही के दिन इसका जो एज होगा वो कितना हो जाएगा 23 ईयर्स, 23 ईयर्स। अब ये जो हमने ऐड किया, ठीक है, इसको हम क्या ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो हम जोड़ेंगे, क्या इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, नहीं। अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी इसको टेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दो वैल्यू को लेना है जो हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है, सिचुएशन 2 है, और दो वैल्यू को लेकर के हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और देखते हैं क्या ये रिजल्ट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आता तो ये क्या होता, a माइनस बी का मॉड्यूलस टू a प्लस बी, ठीक है, यानी a माइनस बी से a प्लस बी तक कुछ भी हो सकता हो, या इन दोनों के बीच लाई करेगा। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, आप अगर देखो 18 माइनस 5, 13 टू कितना हो जाएगा 23। क्या ये पॉसिबल है, एक 18 साल का इंसान हो, स्टूडेंट हो, और 5 साल बाद उसकी एज 13 साल कभी होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फैक्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, राइट। तो इसकी एज जो होगा यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है, a प्लस बी। दोनों सिचुएशन में फिजिकल क्वांटिटी की हमने दो वैल्यू लिया, ऐड किया, ऐड करके देखा, एक सिचुएशन में यहाँ भी क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, यहाँ भी a प्लस बी आ रहा है, जबकि
अगर इसको वेक्टर होना है तो a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक कुछ भी हो सकता है, यानी इन दोनों सिचुएशन में अगर इन्हें वेक्टर होना होता तो यहाँ पे अगर a प्लस बी आया तो या तो यहाँ a माइनस बी आना चाहिए था, या फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच की वैल्यू आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिकली भी अगर कोई इंसान 18 साल का है तो 5 साल बाद ठीक आज ही के दिन उसका एज 23 ईयर्स ही होगा। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट। और 13 साल का भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट और फैक्चुअली इनकरेक्ट, राइट। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो दो केसेस होंगे। एक तो होंगे उसमें फिजिकल क्वांटिटीज की दो वैल्यूज को लेंगे, जिसमें एक होगा वेक्टर और दूसरा होगा स्केलर। वहां आई होप आपको बेटर समझ में आएगा, वो हम देखते हैं कैसे। उससे पहले हम सबसे पहले क्या डील करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डील करेंगे, उसके बाद हम उस एग्जांपल्स पे आएंगे, राइट। अब हम दो नए टर्म को समझते हैं, एक होगा डिस्टेंस और एक होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। दोनों फिजिकल क्वांटिटी होंगे और वेक्टर होंगे या स्केलर होंगे, इनको हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं, क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस। और एक टर्म जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। तो देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि ये कोई एक पॉइंट है, ठीक, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और ऐसे कुछ इस तरह से एक पाथ है, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, और ये क्या है, एक पाथ है। अब कोई पार्टिकल या कोई व्यक्ति या कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है, और इस पाथ पे कुछ ऐसे 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 मूव करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस दैट इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी जिस पाथ पे कोई इंसान या पार्टिकल मूव करता है उस पाथ की टोटल लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज करो हमने क्या किया, इस पॉइंट को, दिस इनिशियल पॉइंट को इस फाइनल पॉइंट से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इस इनिशियल पॉइंट को इस फाइनल पॉइंट से ऐसे मिलाते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वैसे जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है ना, उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ, और डिस्टेंस का मतलब होता है जिस पाथ पे कोई पार्टिकल मूव करता हो उस पाथ की कंप्लीट लेंथ, पूरी लेंथ, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। बस इतना ही याद रखना है, कैनेमेटिक्स में इसको हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। बट अभी हमें क्या है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें प्रूफ करना है डिस्टेंस क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है। ओके, अब हम देखते हैं, तीन डिफरेंट केसेस लेंगे और उनमें हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम तीन केसेस लेते हैं, ठीक है। तीनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर हम उनको टेस्ट करते हैं कि वो क्या वेक्टर है या स्केलर है। फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस, सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ से P से चलना स्टार्ट किया और Q तक पहुंचा, कितना, 4 मीटर। कोई पार्टिकल P से चलना स्टार्ट किया और Q तक मूव किया टुवर्ड्स ईस्ट, कितना, 4 मीटर। फिर वो फर्दर कंटिन्यू करता है Q से R तक, राइट, इस तरह 3 मीटर।
साउथ की तरफ मूव करता है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। उसके बाद थर्ड केस में क्या है कि कोई पार्टिकल अगेन पी से क्यू के तरफ पाथ पे मूव करता है ऐसे, ठीक है, कितना 4 मीटर। उसके बाद क्यू से आर, राइट, क्यू से आर 3 मीटर किधर की तरफ मूव करता है, वो वेस्ट की तरफ मूव करता है। एक हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे ले लेते हैं, वो साइन कन्वेंशन क्या होगा, वो ऐसे होगा, राइट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो अब इन तीनों केसेस में हम समझते हैं, देखो ये कोई पार्टिकल है, ठीक, इस पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है, क्यू तक आता है, यानी किस पाथ पे, पी क्यू पाथ पे आता है टुवर्ड्स कितना, किधर, ईस्ट के तरफ 4 मीटर। उसके बाद क्यू से फिर आर तक मूव करता है अगेन टुवर्ड्स ईस्ट, कितना 3 मीटर, राइट। अब नेक्स्ट केस में, सेकंड सिचुएशन में, कोई पार्टिकल पी से स्टार्ट हुआ और पी क्यू पाथ पे मूव किया, कितना 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद क्यू से आर पाथ पे मूव किया 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर किधर के तरफ, टुवर्ड्स साउथ। अब इसकी एरो और साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से कोई पार्टिकल पी क्यू पाथ पे मूव करना स्टार्ट किया और 4 मीटर किधर की तरफ मूव किया, ईस्ट की तरफ। उसके बाद ईस्ट से 180 डिग्री पे रिटर्न हुआ, ठीक है, क्यू आर पाथ पे, और किधर की तरफ मूव किया, वेस्ट की तरफ, कितना 3 मीटर। तो तीनों केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सपोज करो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस में डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। तो पहले पार्टिकल क्या, कौन सा लेंथ कवर किया, पी क्यू लेंथ कवर किया यानी 4 मीटर, फिर उसके बाद 3 मीटर क्यू आर लेंथ कवर किया, तो टोटल लेंथ इसने कितना कवर किया, 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 मीटर लिखेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन का लेंथ। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, और इसको मिलाने वाली जो लाइन थी ये है, और इस लाइन की लेंथ क्या है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 7 मीटर। अब केस 2 में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो केस 2 में डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑन विच पार्टिकल हैज मूव्ड, ठीक है। तो पार्टिकल पीक्यू लेंथ पे, पीक्यू पाथ पे मूव करता है, कितना 4 मीटर, फिर क्यू आर पाथ पे कितना मूव करता है 3 मीटर, कितना 7 मीटर। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, दिस इज 7 मीटर, राइट। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस इस तरह से, राइट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसकी लेंथ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिला हमें कितना मिला, 5 मीटर। अब तीसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, पेन चेंज करता हूं मैं, दिस इज डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, देखो पी क्यू एक पाथ है जिसमें पार्टिकल मूव करता है, और क्यू आर अगेन दिस इज अ पॉइंट क्यू एंड दिस इज द आर, क्यू आर एक पाथ है। तो जो पार्टिकल पी क्यू तक मूव करता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो लेंथ ऑफ द पी क्यू पाथ प्लस लेंथ ऑफ द क्यू आर पाथ कितना हो जाएगा 7 मीटर, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, देखो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला है, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से
पॉइंट को मिलाता कौन है, एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो दिस इज द 4 मीटर एंड अगेन दिस इज द 3 मीटर, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये कितना इसकी लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो कितना होगा, दिस इज 1 मीटर। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस हमको कैसे मिला, दो फिजिकल क्वांटिटी यानी दो पाथ की लेंथ को हमने ऐड किया, राइट। तीनों केस में, इस केस में हमने क्या किया, ये एक पाथ है पी क्यू, इसकी डिस्टेंस प्लस ये एक पाथ है क्यू आर, इसकी डिस्टेंस, इन दोनों को हमने ऐड किया, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ऐड किया। फिर यहाँ पे ये एक फिजिकल क्वांटिटी और ये एक फिजिकल क्वांटिटी, इनको ऐड किया, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर 3 + 4 + 3 से मिलकर हमको मिल रहा है। तो तीनों फिगर में अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तीनों में क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी सेम है, 7 मीटर ही है। तो अगर डिस्टेंस को वेक्टर होना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिजल्ट को ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी a माइनस बी का मॉड्यूलस टू a + b, इसके बीच लाई करना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस क्या है, इसके बीच नहीं लाई करना है। सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, a + b, यानी यहाँ पे जो हमारा है 1 से लेकर 7, ठीक है, हमको सिर्फ 7 मिल रहा है। तीनों केस में 3 सिचुएशन लिया, 3 सिचुएशन में हमने क्या किया, फर्स्ट सिचुएशन में 2 फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिया, ऐड किया, तो भी हमको क्या एक ही केस मिल रहा है। सेकंड सिचुएशन लिया, उसमें भी 2 फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ली हमने, डिस्टेंस के लिए ऐड किया, एक ही तरह की वैल्यू मिल रही है। तीसरे सिचुएशन में भी हमने क्या किया, 2 फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ली हमने, ऐड किया, और क्या मिल रहा है हमको, एक ही टाइप की रिजल्ट मिल रही है डिस्टेंस के केस में, राइट। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। समझ में आया ट्रायंगल लॉ को क्यों ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं डिस्प्लेसमेंट पे आता हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 7 मीटर, ठीक। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमने इस पाथ का PQ पाथ की डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर माना और QR पाथ की डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, लिया और ऐड किया, और ऐड करके देखा। ऐड करके देखने के बाद हमें क्या मिला कि इसकी रिजल्ट ट्रायंगल लॉ की तरह मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ 7 मीटर। दूसरे केस में दिस इज द PQ पाथ की जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 मीटर, फिर QR पाथ की जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है 3 मीटर। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को लिया हमने, ऐड किया, और ऐड करके देखा, क्या देखा कि इसकी रिजल्ट कितना मिल रहा है और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। फिर ये पाथ है PQ, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पे जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 4 मीटर। अब QR पाथ की डिस्प्लेसमेंट क्या है 3 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हमने यहाँ भी 2 वैल्यू ली और इनको ऐड करके देखा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को चेक करें कि वो वेक्टर है या नहीं, और डिस्प्लेसमेंट टू बी वेक्टर क्वांटिटी, it must follow the triangle law. It must follow the triangle law. कैसे, a माइनस b का मॉड्यूलस टू a प्लस b, यानी ट्रायंगल लॉ की तरह अगर रिजल्टेंट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देगा तो वो वेक्टर कहलाएगा। ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट देने का मतलब a माइनस b से a प्लस b तक कुछ भी हो सकता है, a माइनस b भी होगा। मान लो 3 सिचुएशन मैंने लिया है और तीनों सिचुएशन में हमें डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, या 2 सिचुएशन में सेम टाइप की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो देखो a माइनस b, यहाँ से क्या होगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, और बीच में जो r की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5। तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि तीनों सिचुएशन में हमने क्या किया है, 2 डिफरेंट वैल्यूज लिए हैं डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के, और हमने चेक किया। तो एक में a माइनस b ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरे में a प्लस b की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, और तीसरे केस में इन दोनों के बीच भी लाई कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की, ये ट्रायंगल लॉ की तरह है। क्योंकि ट्रायंगल लॉ की तरह जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वो लाई कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, कोई 2 वेक्टर हो, अगर वो ट्रायंगल लॉ की
वेक्टर्स होंगे, ठीक है, सॉरी, दो फिजिकल क्वांटिटी होंगे, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल लॉ की तरह रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम आर की रेंज कुछ ऐसे लिखेंगे, और जो दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम इस लॉ के अकॉर्डिंग उनको वेरीफाई करेंगे, यानी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कम से कम a माइनस बी वैल्यू देगा और ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी की बराबर वैल्यू देगा, या इन दोनों के बीच देगा। हमने 3 केस लिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो हमें 3 तरह की वैल्यू मिलनी चाहिए। डिस्टेंस के केस में हमें एक ही तरह की तीनों केस में वैल्यू मिली, इसीलिए वो ट्रायंगल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा था। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें तीनों केस में दो फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लिया, और तीनों केस में 3 तरह की वैल्यू मिली, और तीनों इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी भी हो रहा है, a प्लस बी भी हो रहा है, और बीच में भी लाई कर रहा है, तो इसलिए ये कंप्लीट इस चीज को, इस फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है कौन, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए हम यहाँ पे क्लास को कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।